साथियों, कल दिल्ली के बहादुर पुलिस कमिश्नर ने जिनसे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध तो नहीं रुक रहे हैं, दिल्ली में हत्या, लूट, डकैती जैसे वारदात तो नहीं रुक रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग और दिल्ली की सरकार अगर उनके घपले की जांच की बात करती है तो वो उसको कब्रिस्तान में पहुंचाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम आरोप लगाने वालों को कब्रिस्तान में पहुंचा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा के नेता कहते हैं हम लोगों को पाकिस्तान भेज देंगे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कहते हैं हम कब्रिस्तान भेज देंगे। लेकिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग इस देश के लोगों को पाकिस्तान और कब्रिस्तान में भेजना चाहते हैं, इस देश की जनता उन लोगों को कूड़ेदान में फेंक देती है। इसलिए अहंकार की भाषा मत बोलिए, पुलिसिया गुंडागर्दी की भाषा मत बोलिए। मुझे मालूम है कि आप मोदी के पुलिस वाले हैं, मुझे मालूम है कि मोदी के पुलिस वालों ने किस प्रकार से गुजरात के अंदर पुलिसिया गुंडागर्दी की है। आप ठीक कर रहे हैं कि आप कब्रिस्तान भेज देंगे हम लोगों को, क्योंकि यही तो किया आपने मनोज वशिष्ठ के साथ इनकाउंटर करके, फर्जी इनकाउंटर करके। यही काम आपने किया शहनवाज के साथ, उसकी हत्या करा के पुलिस वालों से। तो ये बंदर घुड़की देना, हम लोगों की तरफ कहावत है बंदर घुड़की की। मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सलाह देना चाहता हूं, ये पुलिसिया गुंडागर्दी की भाषा बोलना बंद करें, सभ्यता से बात करना सीखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, दिल्ली के सरकार के लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचें। ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार है, 67 विधायकों की चुनी हुई सरकार है। इस सरकार के प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई भी बात कहने से पहले 100 बार सोचिए। अरविंद केजरीवाल से आप बहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर घोटाले और घपले का आरोप लगेगा तो बहस आप करोगे? अगर सोमनाथ भारती के ऊपर आरोप लगा तो आप सोमनाथ भारती अपने आरोप को लेकर आपसे बहस करने के लिए तैयार हैं? चलो किसी चौराहे पे बैठो, सोमनाथ भारती अपने आरोपों के बारे में सफाई देंगे। आप पे जो हाउसिंग सोसाइटी, 2 हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनने का आरोप है, आप अपनी सफाई दीजिए, आप अपना पक्ष दीजिए। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्यों बहस करेंगे? अगर आरोप पर आरोपी खुद बहस करना चाहता है तो आम आदमी पार्टी के जिन लोगों पे आरोप लगा है, आप पे भी आरोप लगा है, खुली बहस कीजिए। और टिप्पणी करने से पहले, बोलने से पहले 100 बार सोचिए। आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, आपने आईपीएस की नौकरी की है, आप जनता की सेवा के लिए रखे गए हैं, आप जनता के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, आप जनता के नौकर हैं। मालिक इस देश की जनता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना कि आप कब्रिस्तान में भेज देंगे, इसका मुंहतोड़ जवाब आम आदमी पार्टी देने के लिए तैयार है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, राजनाथ सिंह जी से, कि क्या आपकी सहमति और आपके बढ़ावे पे आपका दिल्ली का पुलिस कमिश्नर इस प्रकार की भाषा बोल रहा है गुंडागर्दी की? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है, क्या इस प्रकार से किसी सरकार को कब्रिस्तान में भेजने की बात एक पुलिस कमिश्नर कह सकता है? इस बात का जवाब देना चाहिए। और इस मामले को लेकर जो भाषा उन्होंने कल इस्तेमाल की है, आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेगा और उनसे पूछेगा कि क्या ये भाषा आपके द्वारा सिखाई गई भाषा है? क्या आपके संरक्षण में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भाजपाई नेताओं की तरह पाकिस्तान और कब्रिस्तान भेजने की भाषा बोल रहा है? उसका भाई गुंडागर्दी करते हुए एक डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ उसने बदतमीजी की, बदसलूकी की, और उसकी शिकायत एक डिप्टी रजिस्ट्रार ने, जब वो हाउसिंग सोसाइटी के मामले में जांच करने गया जिसमें बीएस बस्सी का भाई रवि बस्सी रहता है, उस हाउसिंग सोसाइटी की जांच करने के लिए जब डिप्टी रजिस्ट्रार गया तो उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ बदसलूकी की गई और थाने में उस डिप्टी रजिस्ट्रार ने शिकायत दर्ज की है, बावजूद इसके आज तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई।
छोटे छोटे मामले में आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के वाले बीएस बस्सी, छोटे छोटे मामलों में उन पे कार्रवाई करके उनको जेल भेजने वाले बीएस बस्सी, अपने भाई के ऊपर एक जिम्मेदार डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल का अधिकारी अगर शिकायत कर रहा है तो आज तक आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? आप ऊट पटांग की बात मत कीजिए, आप अपने आरोपों का जवाब दीजिए और ये नेताओं की तरह और पुलिसिया गुंडों की तरह भाषा बोलना बंद कीजिए। आपकी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर दम नहीं है कि आप दिल्ली में अपराध रोक सके। आपकी पुलिस पूरी तरीके से अवैध वसूली करने में रेडी पटरी वालों से व्यस्त है। आप एमसीडी के माध्यम से यहां पर दलाली का धंधा चलवा रहे हैं, आप रेडी पटरी वालों से पुलिस के पैसे वसूले जा रहे हैं। इन सारी चीजों का बिल्डिंग के निर्माण में लाखों की वसूली होती है, उसका हिस्सा सारे लोग मिलके खाते हैं। ये दिल्ली के लोग इस सच को जानते हैं और आपके ऊपर अगर कोई आरोप लगेगा तो आप उसके ऊपर ये भाषा बोलेंगे कि हम लोगों को कब्रिस्तान में भेज देंगे। ये बहुत गंभीर बात है और ये एक तरीके से जान से मारने की धमकी का मामला है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ। और इसको लेके आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिलेगा और इस पूरी घटना के बारे में उनको जानकारी भी देगा और उनका भी पक्ष सुनेगा, जानेगा कि वो इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। जो मामला है वो बहुत साफ है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने अवैध तरीके से 2 हाउसिंग सोसाइटी में अपना नाम दर्ज कराया। मामला सिर्फ इस बात का है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। इसके साक्ष्य हम लोगों के पास हैं। पार्टी के दिल्ली के प्रदेश सचिव सौरभ भारद्वाज जी उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं। आप उसको जानिए कि दरअसल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर घपले घोटाले का मामला क्या है, सच क्या है। दोस्तों, हम सब लोग एफएम पे अक्सर एडवर्टाइजमेंट सुन रहे हैं कि दिल्ली पुलिस किसी भी दिल्ली पुलिस के अधिकारी या कांस्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को 25,000 रुपए का इनाम देगी। तो आज मैंने उसी नंबर पे दिल्ली पुलिस को सूचना दी है उनके कमिश्नर बस्सी जी के भ्रष्टाचार के बारे में। उम्मीद है मेरा 25,000 रुपए का चेक जल्द ही पुलिस से मुझे मिलेगा, मगर आज की और कल की अपॉइंटमेंट दिल्ली पुलिस ने मुझे नहीं दी है। हमें सोमवार 2 बजे 12 खंबा पुलिस स्टेशन में विजिलेंस के डीसीपी ए.के. झा से मिलने की सलाह दी गई है और कहा गया कि आप उन्हें सबूत सौंपें। तो आशा करता हूं आपके माध्यम से इनाम की राशि हमें जल्द से जल्द मिलेगी। दूसरी सूचना मैं आपको ये देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के पाप का घड़ा भरने लगा है। केस रजिस्टर करना, चाहे सच्ची कंप्लेंट हो चाहे झूठी कंप्लेंट हो, दिल्ली पुलिस के हाथ में है, उनका डिस्क्रिशन है, उसके अंदर कोई आदमी दखलंदाजी नहीं कर सकता। मगर सजा देना सबूतों के बिना पे, सबूतों को, एविडेंस को तोड़ के, गवाही सुन के सजा देना जो है वो आज भी दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं है, वो कानून अदालतों के हाथ में है। और उसी के कारण आज हमारे एमएलए, हमारे विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को रोहिणी की कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है और पुलिस को ये हिदायत दी है कि इस तरीके से झूठे केस ना बनाएं। तो मुझे लगता है पहली बार अब ये चीजें सामने आने लगी हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस झूठे मुकदमों में हमारे विधायकों को फंसा रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्ट्स के अंदर फैसले आएंगे इनकी कली खुलती रहेगी। अब मैं आपको लकी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताता हूं कि दिल्ली पुलिस जब कल हमने ये बात उठाई तो आनंद फानन के अंदर, मैं समझता हूं बौखलाहट के अंदर बसी साहब ने कुछ मैनिपुलेट करने वाली बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास बिल्कुल प्रिसाइज और तीखे सवाल हैं बसी जी के लिए। अगर वो इन तीखे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए हम में से किसी को भी कब्रिस्तान भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता फैसला कर लेगी। हमारा पहला सवाल है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर हिंदी में भी पढ़ लूंगा। हाउ डिड मिस्टर बस्सी नो इन एडवांस about this vacancy in Lucky Homes Cooperatives Housing Society
even before it was confirmed by a registrar of cooperative societies in the year 1989-90. Is it not a connivance? Is it not a criminal conspiracy? कहने का मतलब ये है, जब किसी आदमी की मेंबरशिप कैंसिल ही नहीं हुई है, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल होने से पहले पुलिस के कमिश्नर बस्सी साहब को ये भ्रम ज्ञान कैसे हो गया कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसी की मेंबरशिप कैंसिल करना चाहता है? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? हमारा दूसरा सवाल है, इज इट अ मेयर कोइंसिडेंस दैट द देन आरसीएस मिस्टर केएस मेहरा, who was his next door neighbor at Ashoka Road, bypassed all bylaws and provisions to illegally help Mr. Bassi to get him enrolled in Lucky Home Society? क्या ये मात्र इत्तेफाक है कि उस वक्त के आरसीएस जो मिस्टर मेहरा हुआ करते थे, अशोक रोड पे बस्सी जी के पड़ोसी हुआ करते थे, उन्होंने सारे के सारे कानून ताक पे रखकर बस्सी जी की मदद करी कि उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर गैर कानूनी ढंग से उनको फ्लैट दिलवाया जाए? तीसरा, who twisted and connived with the managing committee for illegal expulsion of the original member without even giving the public notice in the legal newspapers, leading newspapers? Was it not a deliberate attempt to hide the information from the public so that one and only Bassi gets accommodated in this place? क्या और किन लोगों ने ये आर्म ट्विस्टिंग करी थी या षड्यंत्र रचा था सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के साथ कि जब आप एक आदमी की मेंबरशिप इलीगली कैंसिल कर रहे हैं तो भी उसमें प्रावधान है कि आप बड़े बड़े अखबारों में एडवर्टाइजमेंट छपवाएंगे, नोटिस छपवाएंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए इस हाउसिंग सोसाइटी में एक वैकेंसी आ रही है, एक मकान मिल सकता है। तो क्या ये सिर्फ बस्सी जी की मदद करने के लिए नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ बस्सी जी को मालूम हो कि यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है ताकि गोलमाल करके वो फ्लैट बस्सी जी को दिलवाया जा सके? ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड पे है आरसीएस की। इसके अंदर कोई एलिगेशन जो है जो हम लगा रहे हैं वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं आरसीएस के। हमारा चौथा सवाल है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बस्सी डिपॉजिटेड ओनली 10,000 रुपीस and did not communicate anything on record, still the society and the RCS did not take any action against his membership while the original member was expelled on the same grounds. ये क्या इत्तेफाक है कि आप एक आदमी को निकाल रहे हैं इस बात पे कि आपने 28,000 रुपए जमा नहीं कराए और आप बस्सी को कह रहे हैं कि आप 14 दिन के अंदर 2,03,000 रुपए जमा कराइए। 14 दिन के अंदर बस्सी जी ने 2,03,000 रुपए जमा नहीं कराए, मात्र 10,000 रुपए जमा कराए। इस बारे में कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई, कोई आरसीएस को कहा नहीं गया। इसके बावजूद आपने बस्सी जी ने जिन्होंने लाखों रुपए नहीं दिए उनकी मेंबरशिप आपने कंटिन्यू करी और एक आदमी जिसने 28,000 रुपए नहीं दिए आपने उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। हमारा पांचवा सवाल, is it not a blatant conspiracy of RCS that it did not process the letter of society for 5 months just because Bassi had not made any payments and the society and the RCS wanted to abuse the law to make his enrollment deemed confirmed? दोस्तों, एक प्रावधान है आरसीएस का कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर आरसीएस किसी पत्र का जवाब नहीं देता तो जो रेजोल्यूशन सोसाइटी लेती है वो परमानेंट रेजोल्यूशन हो जाता है। बस्सी को जो मेंबरशिप दी गई थी वो एक कंडीशनल मेंबरशिप दी गई थी कि 14 दिन के अंदर अंदर ये 2 लाख रुपए और वगैरह के एफिडेविट जमा कर दे तो इनकी मेंबरशिप कंफर्म हो जाएगी और ये लेटर उन्होंने आरसीएस को भेजा। आरसीएस केएस मेहरा जो इस षड्यंत्र में इनके साथ शामिल थे उन्होंने जानबूझ के इस लेटर के ऊपर 5 महीने तक कार्रवाई नहीं करी ताकि वो 60 दिनों का पीरियड बाईपास हो जाए और सोसाइटी का रेजोल्यूशन परमानेंट हो जाए। इसके बाद छठा सवाल, why was Mr. Bassi given the property on the original rates which was given to the original allottees while the law clearly mandates that there should be at least 24% per annum of equalization charges? एक तो वो लोग हैं जो 1979 के अंदर 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो 12 साल बाद किसी घपले के तहत उस सोसाइटी का मेंबर बन रहे हैं। प्रावधान ये है कि जो लोग बाद में मेंबर बनते हैं उनसे 24% पर एनम के हिसाब से पैसे लिए जाएं, मगर बस्सी जी से ये पैसे नहीं वसूले गए, उनसे वही पैसे लिए गए जो ओरिजिनल मेंबर से लिए गए थे।
हमारा 7वां सवाल है, Did Mr. Bassi inform his police department and the society about subletting his flat to his brother Ravi Bassi? If it was not sublet, did Bassi declare his brother as his dependent in the police department? What status does their income tax return depict? बस्सी साहब ने जब वो फ्लैट हथियाया उसके बाद वो उस फ्लैट पे रहे नहीं, उन्होंने अपने छोटे भाई रवि बस्सी को वो फ्लैट रहने के लिए दे दिया। किसी भी इस तरीके की सबलेटिंग के लिए उनको सोसाइटी को इन्फॉर्म करना चाहिए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अगर वो कहते हैं कि मैं उनसे कोई किराया नहीं ले रहा था तो मिस्टर रवि बस्सी उन पे डिपेंडेंट थे, मगर ऐसा भी कोई रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया, उन्होंने डिपार्टमेंट में कहीं नहीं लिखा कि मेरा छोटा भाई मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। और दोनों की इनकम टैक्स रिटर्न्स, क्या इन दोनों की इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर ये चीज डिपिक्ट हो रही है कि ये यहाँ पे रह रहे हैं, इनको किराया मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसकी सच्चाई क्या है? हमारा 8वां सवाल, बस्सी जी ने बहुत घुमा के एक बात को मीडिया के आगे रख दिया कि जिस सोसाइटी का जब मैं मेंबर दोबारा बना था, सिविल सर्विस ऑफिसर्स वेलफेयर सोसाइटी, वो तो गाजियाबाद में है। मैंने तो गाजियाबाद में फ्लैट लिया था और उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि आपका दिल्ली में फ्लैट है नहीं है। पहली बात तो गाजियाबाद की सोसाइटी के बायलॉज जो हैं वो दिल्ली की सोसाइटी जैसे ही होंगे, क्योंकि वो सोसाइटी भी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। और दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसको बस्सी जी घुमा गए, जिस सोसाइटी में बस्सी जी मेंबर पहले बने थे, लकी होम हाउसिंग सोसाइटी, उसके बायलॉज ये बात क्लियरली कहते हैं कि अगर आप दूसरा मकान लेते हैं या जमीन लेते हैं तो आप इस सोसाइटी को इन्फॉर्म करेंगे और उसके कारण आपकी मेंबरशिप इस सोसाइटी के अंदर कैंसिल हो जाएगी। बस्सी जी ने जब सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स वेलफेयर सोसाइटी के अंदर 1998 में 500 स्क्वायर मीटर का रेजिडेंशियल प्लॉट लिया तो ना तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बताया, ना ही लकी होम हाउसिंग सोसाइटी की कमेटी को इन्होंने बताया, वरना इनकी वो मेंबरशिप यहां से कैंसिल हो जाती और इनको इस फ्लैट से हाथ धोना पड़ता। तो इसका सवाल बस्सी जी दें। हमारा 9वां सवाल, even the kids in the area know the market value of society flats in Rohini in the year 2008. Any price less than the market value is undervaluation. Who are you trying to fool? बस्सी जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई उस एरिया का जो सर्कल रेट था उस हिसाब से मैंने रेट दिए थे, अगर कम दिए होते तो रजिस्टर ही नहीं होती। ये बात तो सभी जानते हैं कि सर्कल रेट से कम में तो रजिस्ट्री होती ही नहीं है, मगर ये लोग तो सभी जानते हैं बात कि जो मार्केट वैल्यू होती है वो तो सर्कल रेट से बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और उस वक्त के सोसाइटी के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उस वक्त इससे महंगे, कई ज्यादा महंगे इनके अड़ोस पड़ोस के फ्लैट्स बिके थे। तो ये बात तो साफ साफ तौर पे साबित हो रही है कि इन्होंने फ्लैट को अंडर वैल्यू करके बेचा ताकि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी को बचाया जा सके और स्टेट की चोरी की जा सके। हमारा 10वां सवाल, What's the status of the ancestral property of Tagore Garden of Bassi Parivar mentioned in the records of the society by his brother Ravi Bassi? Was his membership at Lucky Home also based on the manipulations? जिस वक्त लकी होम का फ्लैट बस्सी जी ने, भीमसेन बस्सी जी ने अपने भाई रवि बस्सी को बेचा, उस वक्त तक इनके पिताजी का देहांत हो चुका था। तो जो इनकी पैतृक प्रॉपर्टी थी टैगोर गार्डन के अंदर, जो इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो इनको मिल चुकी थी क्योंकि ये भाई हैं, ये उनके बेटे थे। तो इनके जो भाई थे, जो मेंबर बने लकी होम में, उनको ये बात वहां पे बतानी थी कि मेरे पास अब एक प्रॉपर्टी एक्वायर हो चुकी है और उस कारण से वो उस लकी होम के मेंबर नहीं बन सकते थे, तो उनकी मेंबरशिप भी गैर कानूनी थी। और हमारा 11वां सवाल ये है, The managing committee of the society has taken strong actions against many members in that society for violating building bylaws, changing the original structures and various encroachments. वहां की सोसाइटी ने उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया है जिन्होंने सीढ़ियों के अंदर अपना कूलर रख दिया। बाकायदा सोसाइटी के अंदर रेजोल्यूशन पास हुए, किसी ने अगर खिड़की भी बढ़ा ली
तो डीडी और एमसीडी को इन्फॉर्म करके उनकी एनक्रोचमेंट तोड़वाई गई है। मगर ऐसे क्या कारण थे, ऐसा क्या दबाव था? क्या भीमसेन बस्सी का दबाव था क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर थे इसलिए लोग उनसे डरते थे, या वो लोगों को डराते थे कि इन्होंने जब 2 फ्लैट खरीदे उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वायलेट कर दिया, दोनों फ्लैटों को एक में मर्ज कर दिया, जो सीढ़ियों का रास्ता था वो सीढ़ियों को भी इन्होंने कब्जा कर लिया, उस पर दरवाजा लगा लिया, ताला लगा के उसकी छत भी कब्जे में ले ली, और यह भी हाल के 3-4 महीने की बात है। क्या कारण था कि सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, डीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं करी, एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, और उस पुलिस डिपार्टमेंट ने जो एक ईंट भी किसी के घर के सामने आ जाती है तो पुलिस वाला आ जाता है कि भाई कहाँ ईंट लगा रहे हो, तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और हमारा 12वां और आखिरी सवाल जो संजय जी ने दोबारा आपको बताया है वो ये है कि ऑलरेडी आरसीएस के पास से एक बहुत महत्वपूर्ण फाइल आरसीएस के ऑफिस से गायब हो चुकी है या गायब कराई जा चुकी है। ये किसने गायब कराई है? और जब उस फाइल को ढूंढते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार और रिकॉर्ड्स की तफ्तीश करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिप्टी रजिस्ट्रार लकी होम सोसाइटी में पहुंचे तो इनके भाई रवि बस्सी वहां पे आ गए, जबकि वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। उन्होंने ऑफिशियल काम में दखलंदाजी करी, बदतमीजी करी, उन्होंने खुद पुलिस को बुलाया, पुलिस ने काम में रुकावट डाली, और इस सब की पूरी कंप्लेंट बाकायदा दिल्ली सरकार के एक बाइजर ऑफिसर ने, सीनियर ऑफिसर ने दिल्ली पुलिस के पुलिस स्टेशन में करी। मगर आज तक दिल्ली पुलिस ने भीमसेन बस्सी के छोटे भाई रवि बस्सी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। मैं निवेदन करना चाहूंगा रवि बस्सी जी से, भीमसेन बस्सी जी से कि इन सवालों का जवाब देके हमें कृतार्थ करें। अब मैं गौतम जी से कहूंगा कि वो थोड़ी और दिल्ली पुलिस के षड्यंत्रों के ऊपर थोड़ी और रोशनी डालें। अभी पीछे मैं सीमापुरी से एमएलए हूँ। अभी पीछे आपने देखा होगा वहाँ शाहनवाज की हत्या पुलिस के हाथों हुई, और कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस कहीं होता है, अगर वो पुलिस को टेलीफोनिकली भी पता लगता है या किसी भी माध्यम से पता लगता है तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर केस। लेकिन इस केस में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मजबूरी में मृतक की पत्नी को ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट लगानी पड़ी, और वहाँ से जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, और उन्हीं के आदेश पर एसआईटी गठित हुई थी। लेकिन उस एसआईटी ने उस मृतक को, उसके पति को, जब पुलिस जिप्सी में डाल के लेके गई और जिप्सी में 3 पुलिस वाले उसको ऊपर बैठ गए, तो वो कह रही थी कि इसके ऊपर से उतर जाओ, इसका दम घुट जाएगा, ये मर जाएगा। उसके बावजूद पुलिस वाले नहीं उतरे और उसकी अल्टीमेटली 3 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो गई। और इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया, और उस एसआईटी ने इतना भी पता नहीं लगा पाई, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया था उनको आइडेंटिफाई करो उन पुलिस कर्मियों को और उनको सस्पेंड करो। लेकिन पुलिस आज तक भी ये नहीं बता पाई कि वो पुलिस वाले कौन थे जो उसको जिप्सी में डाल के ले गए थे, जो पुलिस के लिए बहुत ही आसानी का काम था। इट शोज देयर इंटेंशन, देयर सीरियसनेस। अल्टीमेटली इसकी मजबूरी में अभी कपल ऑफ डेज में जजमेंट आया जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी का। उन्होंने एसआईटी को क्वेश कर दिया, खत्म कर दिया, और एसआईटी को खत्म करके दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बड़ी गंभीर टिप्पणी की कि पुलिस कितनी गंभीर है वो सामने पता लगता है इन्वेस्टिगेशन से, और उन्होंने पूरे मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे दिया। इतना ही नहीं, मैं खुद अपने एरिया के डीसीपी से मिला, मैंने उनसे बताया कि मेरे एरिया में सुंदर नगरी में, नंद नगरी में और नई सीमापुरी में इधर काफ़ी बड़ी मात्रा में चरस गांजा बिक रहा है, घर परिवार तबाह हो रहे हैं। मैंने कहा कि आप उनको पकड़ने पे कोई कार्रवाई कीजिए। आपके पुलिस के बीट ऑफिसर्स केवल उनके घर जाते हैं जो शराब, चरस, गांजा बेचते हैं, और वहाँ पे वो कुछ देर बैठ के चले आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। कृपया आप इस ओर ध्यान दें। एक तरीका मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ताकि ये केसेस सॉल्व हो सके और ये नशे का कारोबार रुक सके। मैंने उनको कहा कि जो आपके बीट ऑफिसर्स हैं, आप उनको एक रिवार्ड का घोषणा कर दीजिए कि जो भी कोई चरस, गांजा, अफीम या शराब
इस तरह के अवैध रूप से नशा बेचने वाले को पकड़वाएगा, उसको रिवार्ड दिया जाएगा। तो ऑनरेबल डीसीपी साहब ने मुझे कहा कि हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए। इससे उनकी सीरियसनेस का पता चलता है। और दूसरी बात, पिछले कुछ सालों में आप भी देख सकते हैं, जो हमारा यमुना बाजार है, हनुमान मंदिर के आसपास का इलाका, वहाँ कई सौ लोग 24 घंटे नशे में धुत रहते हैं और वहीं हनुमान मंदिर से उनको भोजन मिल जाता है। और वहाँ जितने भी पाइप के रेलिंग्स लगे हुए हैं फ्लाईओवर्स के ऊपर, वो सब काट काट के वो बेच चुके हैं। तो उनको नशा कौन सप्लाई करता है? क्या ये पकड़ना असंभव है? क्या पुलिस ने पिछले कुछ सालों में कभी आज तक भी किसी नशे बेचने वाले को पकड़ा है? इससे हमारी दिल्ली पुलिस की सीरियसनेस पता लगती है। क्योंकि अगर हम नशे को रोकेंगे तो ज़्यादातर जो क्राइम कर रहा है वो नशे का आदी होकर दिल्ली में कर रहा है, लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस अपनी सीरियसनेस शो नहीं करती। एक और दिल्ली पुलिस की सीरियसनेस का एक एग्जांपल मैं और आपको देना चाहूँगा। हमने नंदनगिरी में राशन की दुकान से चोरी करके 32 चावल और गेहूं की बोरी वहीं के पास में चक्की पर पकड़ी, और वो चक्की भी उसी राशन की दुकान वाले की थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस को बुलाया गया, वो दुकान सील की गई और सील करने के बाद पुलिस ने उसमें कोई, मैं खुद डायरेक्ट डीसीपी से मिला, उन्होंने उसमें मुकदमा दर्ज करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद वो सील तोड़ दी गई और वो सारा चोरी का माल भी उसने बेच खाया। और अब दिल्ली सरकार ने उनको उस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा है। अभी भी उन्होंने केवल डीडी एंट्री की हुई एफआईआर में उसको कन्वर्ट नहीं किया है। इससे पता लगता है कि दिल्ली पुलिस अपराध रोकने की तरफ गंभीर नहीं है। और मैं समझता हूँ ऑनरेबल बस्सी साहब को किसी भी प्रकार की जांच से घबराना नहीं चाहिए। अगर वो ईमानदार है तो पाक साहब आ जाएंगे, और उनको पुलिसिंग को सुधारने पे काम करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने पे काम करना चाहिए। धन्यवाद। एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ और पिछले 22 साल से मेरी वकालत है, 23वीं साल चल रही है। मैंने अपने 22 साल की वकालत में कोई भी पति पत्नी के झगड़े के केस में 307 की धारा लगती हुई नहीं देखी। ये 23 साल की वकालत में पहला केस मैंने हमारे साथी सोमनाथ भारती जी का देखा है। उसके कंटेंट को देख लीजिए और जो उसमें बेल ऑर्डर आया उसको देख लीजिए। अपने आप में मजाक बनता है। कोर्ट खुद ऑब्जर्व करती है और सच्चाई छुप नहीं सकती, वो तो सामने आके रहती है। आपको याद होगा 5 नवंबर 2015 को जब मीटिंग हुई थी एलजी ऑफिस में, डीडीए की मीटिंग थी, उस दिन मेरी आवाज़ दबाने के लिए एलजी साहब ने कहा था मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दूंगा। अभी जब आरोप लगा बस्सी साहब के ऊपर, उन्होंने कहा अभी कब्रिस्तान भेज दूंगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप एनालाइज करें, और दोनों टॉप ऑफिशियल्स हैं, पुलिस के दोनों टॉप ऑफिशियल्स हैं, इसमें कि लगता है कि इन दोनों का मानसिक संतुलन खो गया है। अब आरोप बिल्कुल तथ्यों के आधार पर लग रहे हैं। मुझे लगता है कि बस्सी साहब को, अगर बस्सी साहब चाहते हैं कि बिल्कुल डिबेट करें, तो मैं राजी हूं। वो भी आरोपी हैं, मैं भी आरोपी हूं, तो मुझसे वो डिबेट करने को राजी हो जाए। वो जो चैलेंज कर रहे हैं कि सीएम से डिबेट करेंगे, वो तो किसी मायने में समझ में नहीं आता क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री को कोई पुलिस कमिश्नर चैलेंज करे। आज के तारीख में बस्सी साहब की स्थिति वही है जो मेरी स्थिति है। हम दोनों आरोपी हैं, तो आरोपी आज बहस लड़ा ले। और जहां तक मैं अपने केस के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार ने अगर एक लिखित में कंप्लेन किया हुआ है और तथ्यों के आधार पर किया हुआ है, कोई सुपरफिशियल नहीं है, कोई फिक्सिशियस नहीं है, कोई मेडअप नहीं है, कोई कुकअप नहीं है, तो मुझे लगता है कि बस्सी साहब को अपना धर्म निभाना चाहिए और अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं और जांच की सामना करें, इन्वेस्टिगेशन का सामना करें। और एलजी महोदय से मेरी विनती है कि बस्सी साहब आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, वो पुलिस के हेड हैं, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि बस्सी साहब से रेजिग्नेशन लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनका जांच कराएं। धन्यवाद।